वेलकम टू सेशन 2 ऑफ चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फर्स्ट सेशन के अंदर अपन ने कौन कौन से टॉपिक कवर अप किए थे। अपन ने सबसे पहले कवर किया था लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें अपन ने देखा था कि एनर्जी क्या होती है, सिर्फ अपना फॉर्म ट्रांसफॉर्म करती है। उसके अपन ने एग्जांपल्स देखे थे। फिर अपन ने कवर किए थे फीचर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सारे फीचर्स जो अपन को ऐसा एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आंसर्स में काम आने वाले, वो सारे फीचर्स एक एक करके अपन ने पढ़े थे। उसके बाद अपन ने कौन सा कवर अप किया था, क्लासिफिकेशन किए थे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स जो खत्म नहीं होने वाले हैं कभी भी, और नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो सकते हैं। फिर हमने और दो क्लासिफिकेशन देखे थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के, कौन कौन से, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कन्वेंशनल सोर्स ऐसे सोर्स हैं जो बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं अपन, ठीक है। जिसके अंदर सबसे फर्स्ट कौन सा पढ़ा था अपन ने, सबसे फर्स्ट अपन ने पढ़ा था फॉसिल फ्यूल्स। सेकेंड अपन ने पढ़ा था थर्मल पावर प्लांट, जिसके अंदर कोल का यूज होता है। फिर अपन ने हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा था, जो डैम्स के वहां पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। उसके बाद अपन ने बायोमास पढ़ा था, जो वेस्टेज को मैनेज करके उसमें से एनर्जी और मैन्योर जनरेट किया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा था विंड मिल, जहाँ पे विंड एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। अभी आज अपन पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें ज्यादातर यूज किसका रहता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। अभी नॉन कन्वेंशनल ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यूज किए जाते हैं और मॉडर्न वे से एनर्जी जनरेट करने के, जो पहले के टाइम में तुम्हारे पास नहीं थे, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले ही इनको इन्वेंट किया गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला कौन सा है, सोलर एनर्जी। द एनर्जी एमिटेड बाय द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी एमिट करता है, सन रिलीज करता है हीट और लाइट, उसको अपन कौन सी एनर्जी बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। उसके लिए अलग अलग डिवाइसेस है। कौन कौन सी अलग अलग डिवाइसेस हैं, तो सोलर कुकर है, सोलर फर्नेस है, सोलर सेल है और सोलर वाटर हीटर है, जो अपन देखते हैं। सबसे पहले आते हैं सोलर कुकर पे। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया इनको। सोलर कुकर तुमने घर पे देखा ही होगा, पहले के टाइम में बहुत यूज होता था ये, आज भी तुम इसका यूज कर सकते हो। क्या होता है, इस कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज मेड अप ऑफ मटेरियल सच एज प्लास्टिक और वुड। बॉक्स इज कवर्ड विद ब्लैक शीट एंड इट्स इनर वॉल्स आर पेंटेड ब्लैक टू इंक्रीज हीट एब्जॉर्प्शन। तो ये पूरा जो है सोलर कुकर वो बनाया जाता है प्लास्टिक या वुड से। फिर इसका बॉक्स जो होता है वो ब्लैक शीट से कवर होता है और उसको पूरा ब्लैक से ही पेंट किया जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो यहाँ पे मिरर रखा जाता है, ये रहा नीचे डायग्राम है, यहाँ पे मिरर रखा जाता है और अंदर खाना रखा जाता है। जैसे सोलर रेडिएशन आते हैं मिरर पे, वो मिरर उसको कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता है, अंदर जहाँ पे तुमने खाना रखा है, और यहाँ पे खाना पक जाता है। तो ऐसे यूज होता है सोलर कुकर का, और ये बहुत ही सिंपल है ये समझने में। आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के। यूज एनर्जी विच इज अवेलेबल इन प्लेंटी। सोलर एनर्जी बोल सकते हो कि ये इन एग्जॉस्टिबल एनर्जी है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है भाई। ओके, दूसरा, इट इज पॉल्यूशन फ्री, एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा है, कोई पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, इको फ्रेंडली है। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, तो कैन नॉट बी यूज फॉर फ्राइंग और बेकिंग पर्पस। तो लिमिटेड फूड ही तुम इसके अंदर पका सकते हो भाई, केक नहीं बन सकता है सोलर कुकर के अंदर। फूड कैन नॉट बी कुक्ड एट नाइट और क्लाउडी डे। रात को खाना नहीं पकने वाला, जब भी तुमको सन का एक्सपोजर नहीं मिलने वाला है तभी तुम उसके अंदर सोलर कुकर का यूज नहीं कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टर ऑफ अ सोलर हीटिंग हैज टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप इट फेसिंग द सन। ये जो मिरर है इसका डायरेक्शन तुमको चेंज करता रहना पड़ेगा, उसको ऐसे रखना है वो सन को फेस करे, सन रे से वो डायरेक्टली तुम्हारे मिरर पे आए। तो तुमको मालूम है सन एक ही पोजीशन में तो नहीं रहने वाला है पूरा दिन, तो ये तुमको टाइम टू टाइम इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है सोलर सेल। सोलर सेल्स आर द डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। डेवलप्स अ वोल्टेज ऑफ 0.5 एंड प्रोड्यूस अबाउट 0.7 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, 0.7 वॉट। A large number of solar cells connected to each other in an arrangement is called solar panel। तो ये भी ऐसे विंडमिल जैसे ही, एक सोलर सेल से तुमको इतनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली, तो ये पूरा एक अरेंजमेंट कर देते हैं जिसको अपन बोलते हैं सोलर पैनल। इसके अंदर क्या यूज होता है, तो सिलिकॉन यूज होता है, ओके, सोलर सेल के अंदर।
और जो सारे सोलर सेल्स होते हैं उसको कनेक्ट किया जाता है सिल्वर से। ठीक है, सेटअप देख लेते हैं नीचे पहले। तो ये देखो, ये सोलर पैनल का है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये यहाँ पे जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं तुमको, ये सोलर सेल्स है, ये जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं। और इनको कनेक्ट किससे किया जाता है? सिल्वर वायरिंग से किया जाता है। और ये क्या करता है, जैसे ही सनरेज इस पे आती है, ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। क्या इसके एडवांटेज है? रिक्वायर अ लिटिल मेंटेनेंस, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, एक बार लगा दिया वो बहुत लंबे टाइम तक तुमको इलेक्ट्रिसिटी देने वाला है। हैव नो मूविंग पार्ट। अभी विंडमिल में तो फिर भी मूविंग पार्ट था, उसके जो ब्लेड्स थे वो मूव करते रहते थे। सोलर पैनल के अंदर तो कोई मूविंग पार्ट भी नहीं होता है। नो फोकसिंग डिवाइसेस रिक्वायर्स। सोलर की कुकर की तरह ऐसा नहीं है कि मिरर को अपन को ऐसे फोकस करना पड़ेगा सन के सामने, कोई फोकसिंग डिवाइस की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। कैन बी सेट अप इन रिमोट एरियाज। कहीं कहीं जगह ऐसा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी बहुत मुश्किल होती है, ऐसे एरियाज को अपन रिमोट एरियाज बोलते हैं। और ऐसे एरियाज में सोलर पैनल रख के तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली, डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। सोलर एनर्जी तो भाई जहाँ पे भी यूज करोगे वो पॉल्यूशन तो जनरेट नहीं ही करेगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट रिक्वायर्स अ हाई कॉस्ट, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है भाई। एफिशिएंसी लो है, जितना अपन खर्चा कर रहे हैं उतना सामने अपन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती नहीं है इसमें से। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज क्वाइट हाई। इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर क्या क्या यूज होता है? सिलिकॉन यूज होता है। अभी सिलिकॉन भी नॉर्मल वाला सिलिकॉन नहीं होता है, स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन होता है। और इसको ये नॉर्मल सिलिकॉन को स्पेशल ग्रेड में जो कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाता है। उसके अलावा वायरिंग में भी सिल्वर यूज होता है, और तुमको मालूम है सिल्वर कितना प्रेशियस मेटल है, उसका भी कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है। यूज कहाँ कहाँ पे होता है सोलर सेल? इट इज यूज इन कैलकुलेटर एंड वॉच, यूज इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रॉप्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में तो सोलर सेल के अलावा ऑप्शन ही नहीं होता है कोई, क्योंकि वहां पे स्पेस में तुम कैसे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाओगे? तो वहां पे तो सोलर पैनल ही लगती है जो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इट इज यूज इन रेडियो एंड वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम। इधर भी क्या यूज होता है? सोलर सेल ही यूज होता है। अभी नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम द सी और ओशियन। अभी सी और ओशियन को भी कैसे यूज करते हैं और कैसे वहां से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो देखते हैं। द एनर्जी फ्रॉम सी इज अवेलेबल इन फॉलोइंग फॉर्म्स: एनर्जी फ्रॉम सी वेव्स, टाइडल एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी। सबसे पहले है एनर्जी ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का जो एनर्जी होता है वो कैसे होता है कि ये लोग जो वेव्स आती है सी के अंदर, वहां पे ये लोग क्या करते हैं, टरबाइन फिक्स कर देते हैं। तो ये वेव्स आएगी तो ये क्या करेगी, टरबाइंस को रोटेट करेंगी, और जैसे टरबाइन रोटेट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ओके, द वेव्स आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट ब्लो अक्रॉस द सी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग वाटर रोटेट्स द टरबाइन ऑफ द जनरेटर। When a strong wind stop blowing, the generator stop producing electricity. इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होंगे तो वेव्स नहीं होगी, और वेव्स नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, क्योंकि टरबाइन घूमेगा ही नहीं। तो ये था एनर्जी ऑफ सी वेव्स। नेक्स्ट आते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मतलब हाई टाइड्स और लो टाइड्स की मदद से एनर्जी जनरेट की जाती है और टरबाइंस को रोटेट किया जाता है। क्या होता है हाई टाइड्स और लो टाइड्स? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कभी कभी क्या होता है कि वाटर लेवल सी के अंदर बढ़ जाता है पर्टिकुलर प्लेस पे, और कभी वो कम हो जाता है। यूजुअली रात के टाइम पे पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाई टाइड बोलते हैं। और सुबह के टाइम पे पानी का लेवल कम हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लो टाइड बोलते हैं। द टाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by moon on the water of the ocean. This form of energy harnessed by constructing a dam across a narrow opening to the sea. The turbine fixed at the opening of the dam converts tidal energy into electricity. ये इसका डायग्राम है यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सी है। तो ये क्या होता है, जब भी सी हाई टाइड होता है तो ये जो सी का जो पानी है वो राइट साइड से कहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, मतलब आगे आएगा। तो बीच में ये लोग ने डैम, छोटा सा डैम जैसा कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे ओपनिंग रखी हुई है जो सर्कुलर ओपनिंग्स है, यहाँ से पानी आएगा। तो जैसे ही हाई टाइड होगा तो पानी क्या आएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा। और कहाँ से आएगा, ये माइन्यूट ओपनिंग जो बीच में जो है, और जो ये ओपनिंग से वहां पे क्या किया है इन लोगों ने, टर्बाइंस फिक्स किए हुए हैं। जैसे ही पानी अंदर से आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये टर्बाइंस रोटेट होंगी, और टर्बाइंस रोटेट होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अभी जब भी लो टाइड होगा तो ये जो पानी है वो लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा वापस,
राइट हैंड साइड से। कहाँ से जाएगा? जो होल्स है उसमें से ही जाएगा और वापिस क्या करेगा? ये टरबाइन को रोटेट करेगा, तो वापिस से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ऐसे टाइडल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आया समझ में? अभी आते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ओशियन थर्मल एनर्जी भी। ये एनर्जी सोर्स करने के लिए तुम्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि ओशियन के अंदर 2 किलोमीटर का जो डेप्थ होता है उस डिस्टेंस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जैसे कि अब इसका मतलब क्या कि ऊपर जो सरफेस है ओशियन का, वहां पे अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो 2 किलोमीटर डेप्थ में कितना होना चाहिए? 20 डिग्री, तभी बढ़ेगा ना 20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस। अगर यहाँ पे 39 डिग्री है तो नीचे कितना होगा? 19 डिग्री होगा। तो कम से कम अपन को 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे ये ऐसी अरेंजमेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये जो नीचे है, यहाँ पे ये पूरी पाइपलाइन से अरेंजमेंट किया हुआ है ओशन के अंदर, और ये जो लोअर पार्ट होता है पाइप का, वहां पे वॉलेटाइल लिक्विड रखा हुआ होता है। अभी वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी 20 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। लेट्स से उसका बॉइलिंग पॉइंट 26 डिग्री है। तो क्या होता है कि ये लोग पंप थ्रू ये जो वॉलेटाइल लिक्विड होता है ये ऊपर भेजते हैं, तो ये टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये बॉइल होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। और ये गैस क्या करेगी? ऊपर यहाँ पे टरबाइन को रोटेट करेगी, और जैसे टरबाइन रोटेट होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और ये गैस वापिस से नीचे भेजी जाती है। तो वापिस से टेम्परेचर कम होगा तो ये जो गैस है वो वापिस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वोलेटाइल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे प्रोसेस पूरा कंटिन्यू रहता है। एक बार सेटअप करना चाहिए, कंटिन्यूटी में ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके। The power plants used to harness ocean thermal energy is known as Ocean Thermal Energy Conversion Plant, OTEC। तो ये जो प्लांट है अपन ने देखा उसको क्या बोलते हैं? हमें OTEC बोलते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट। डिफरेंस बिटवीन सरफेस वाटर एंड वाटर इज द डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस और मोर। ये इसकी रिक्वायरमेंट है, हमने देखा, ठीक है। फिर द वार्म सरफेस वाटर इज यूज्ड टू बॉयल अमोनिया। The vapors of the liquid are used to run turbine of generator। जो गैस है उसको यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने में। The cold water is pumped up to condense the vapor into the liquid। जो कोल्ड वाटर होता है नीचे उसको ऊपर पंप किया जाता है ताकि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे और किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर में, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ओशियन थर्मल एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मतलब, जियो मतलब कि अर्थ, थर्मल मतलब कि हीट। तो अर्थ की हीट एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट की जाती है। तो कैसे की जाती है अपन समझते हैं एक डायग्राम से। जैसे ये अपना अर्थ है, अर्थ के सेंटर में क्या है? मोल्टन लावा है। ओके। अब ये मोल्टन लावा कहीं कहीं जगहों पे सरफेस पे कनेक्टेड है, अपने अर्थ के क्रस्ट पे कनेक्टेड है। तो ये जहां जहां पे सरफेस पे कनेक्टेड है तो कई जगह पे वहां पे ग्राउंड वाटर भी होगा, और ऐसी जगह जहां जहां पे वो अर्थ के क्रस्ट से कनेक्टेड है वो सारी प्लेसेस को अपन बोलते हैं हॉट स्पॉट। और जहां जहां पे वो कनेक्टेड है अर्थ के सरफेस पे और वहां पे ग्राउंड वाटर है, तो ये सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रिल किया जाता है और ये गैस को, जो हाई प्रेशर गैसेस होती है उसको यूज किया जाता है टरबाइन्स को रोटेट करने में। और जैसे ये टरबाइन रोटेट होगा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा यहाँ पे। तो ऐसे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। एडवांटेजेस इसका ये है कि कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये हर प्लेस पे तुमको मिलेगा नहीं। जहां जहां पे हॉटस्पॉट होंगे वहां पे ही तुम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाओगे। अदर देन दैट इसका जो सेटअप भी है वो भी कॉस्टली रहेगा। एनर्जी स्टोर्ड एज अ हीट इनसाइड द अर्थ। द स्टीम ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज टेकन आउट बाय सिंकिंग पाइप्स थ्रू होल्स ड्रिल इन द अर्थ क्रस्ट। The steam under high pressure is used to rotate turbines of the generator to produce
इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू जियोथर्मल एनर्जी। अभी आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफ टू टाइप, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ एन हैवी एटम व्हेन बॉम्बार्ड विथ लो energy neutron split into lighter nuclei and huge amount of energy is released। तो यूरेनियम है जो हैवी एटम है, उसका न्यूक्लियस स्प्लिट किया जाता है थ्रू किसकी मदद से, न्यूट्रॉन की मदद से स्प्लिट किया जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में। ये जो हैवी एटम है उसका क्या हुआ, न्यूक्लियस को स्प्लिट किया गया लाइटर न्यूक्लियस में, तो बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है यहाँ पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इसका उल्टा है। When two lighter nuclei joint up to form a heavy nucleus and tremendous amount of energy is released। तो ये देखो दो लाइटर न्यूक्लियर लिए गए यहाँ पे और दोनों को फॉर्म किया तो क्या मिला, हैवी न्यूक्लियस मिला। तो यहाँ पे भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये वाला जो प्रोसेस है ना न्यूक्लियर फ्यूजन वाला, वो स्टार और सन में देखने मिलता है। अर्थ पे अभी भी ये फिजिबल नहीं है, अभी तक तो फिजिबल नहीं है, आगे में भी फिजिबल हो जाए। तो अभी अपन कौन सा न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स यूज करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन यूज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जैसे यूरेनियम है जो हैवी न्यूक्लियर एटम है, इसके ऊपर बॉम्बार्ड की जाती है न्यूट्रॉन रेस, तो ये स्प्लिट हो जाता है छोटे थोरियम में, ओके, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। इसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी ऑफकोर्स यूज होगी कैसे, स्टीम करने में, और स्टीम किस में यूज होगी, टर्बाइंस को रोटेट करने में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज यूटिलाइज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन कौन से इंडिया में है, तो तारापुर, राणा प्रताप सागर, कलपक्कम। एडवांटेज क्या है न्यूक्लियर एनर्जी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ये प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, ओके। सेकंड, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर फ्यूल इज इंसर्टेड वंस टू गेट एनर्जी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक बार न्यूक्लियर फ्यूल डाल दिया तो वो बहुत ही लंबे टाइम तक तुमको उसका एडवांटेज मिलेगा, लंबे टाइम तक तुम उसको यूज कर पाओगे। डिसएडवांटेज क्या है, तो हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, बहुत ही हाई कॉस्ट होता है इंस्टॉलेशन, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स गवर्नमेंट ही सेटअप करता है। अभी तक कोई भी प्राइवेट कंपनी को इंडिया में तो अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ही सेटअप कर रहा है, ओके। एनवायरमेंटल कंटामिनेशन में अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर वेस्ट होता है, उसके जो रेडिएशन होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होती है। अगर कोई ह्यूमन बींग पे आए तो उसको कैंसर हो सकता है और शायद जान भी जा सकती है, तो इतना डेंजरस होता है, तो इसको बहुत ही एक्सट्रीम केयर से हैंडल करना पड़ता है। इसी के साथ यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म होती है। अभी आ जाते हैं चैप्टर के कंक्लूजन पे। हाउ लॉन्ग विल एनर्जी सोर्स लास्ट? Continuous use of non-renewable source of energy is a matter of concern because ultimately the deposit of these sources will be completely finished। अभी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज किया तो ये सारे एनर्जी सोर्स खत्म हो जाएंगे, जबकि ऑन द अदर हैंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विल लास्ट फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी अवेलेबल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे चैप्टर के कंक्लूजन में तुमको यही बोला गया कि हमको ज्यादा प्रीफर करना चाहिए रिन्यूएबल सोर्स, क्योंकि ये क्या होता है, अपने आप रीजनरेट होता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा क्या होता है यहाँ पे कि ये पॉल्यूशन भी कम करता है, जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स पॉल्यूशन ज्यादा करते हैं। आपने देखा था थर्मल पावर प्लांट था, फॉसिल फ्यूल्स था, ये सारे ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। भले ही इससे आज अपन लोग बहुत ही ज्यादा यूज इसी सोर्स का कर रहे हैं, लेकिन हमको ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ जनरेटिंग द एनर्जी निकालने पड़ेंगे, खोजने पड़ेगा, और ऐसे सोर्सेस जो पॉल्यूशन कम करे और रिन्यूएबल हो। तो इसी के साथ चैप्टर अपना यहाँ पे खत्म होता है। होप सो तुमको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।